साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 66वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 8 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट दे देता है। एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके जो 1 किलोग्राम के वजन के बजाय 800 ग्राम वजन नापता है, उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा। मामला कहाँ का है? बेईमानी का। और बेईमानी में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, हर वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। दूसरा, जितने रुपए में सामान बेचा जाएगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य। और जितने ग्राम सामान दिया जाएगा वो क्या होगा? क्रय मूल्य। बस यही 3 बातें आपको याद रखनी है। अब हमें इस सवाल में कह क्या रहा है? क्रय मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित किया और 10% की छूट भी दे दिया। मतलब अगर ये सामान सपोज 100 का था, उसने लिख कितना दिया? 120, 10% की छूट दे दिया, मतलब 9/10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब सामान उसने बेच कितने में दिया? 108 में। मतलब इसका जो प्रतिशत लाभ है वो कितना है? 8%। ठीक है, अब 8%, अब ये प्रतिशत लाभ मतलब जो सामने वाला है उससे वो 8% अधिक ले रहा है, तो उसका जो विक्रय मूल्य हुआ इस सवाल के अकॉर्डिंग, तो विक्रय मूल्य हुआ तो कितना होता है हर सामान का कीमत? 1000 रुपया। 8% लाभ ले रहा है, मतलब 1.08, मतलब जो सामान उसने बेचा वो कितने का बेचा? 1080 रुपए का। अब चाहते तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि 1000, 20% का मतलब होता है 1/5, अधिक अंकित कर दिया मतलब 6/5, 10 की छूट दे दिया मतलब 1/10, छूट दे दिया मतलब 9/10, 0 से 0 कैंसिल, 200, 200 छक्के 1200 और 1200 नहीं है 1080। ऐसे भी कर सकते थे आप। अब यहां पर मैंने इसको अलग अलग इसलिए किया कि वस्तु का जो कीमत थी वो 100% थी, अंकित हो गई 120%, बेच दिया गया 108% में। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब सामान का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1080 रुपए। सवाल में आपको बोल रहा है कि 1 केजी के स्थान पर वो कितना ग्राम तौलता है? 800 ग्राम। जितना सामान दिया जाता है उसे हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य। इसका मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 800। यहां नहीं लिखते, इसके नीचे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपया। मतलब जो हम लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बराबर इन दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया? 80 रुपया। अब लाभ हमेशा किस पर कमाया जाता है? क्रय मूल्य पर। तो जो लाभ प्रतिशत हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 280/800 गुणे 100। 2 से 2 कैंसिल, 8 दिया 24, 8 पंचे 40, मतलब उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 35, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां पर 3 ही इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। क्रय मूल्य हमेशा 1000 रुपए प्रति किलोग्राम, विक्रय मूल्य वो है जितना खरीदार से पैसे लिए जा रहे हैं, क्रय मूल्य वो है जितना दुकानदार सामान दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक के सवालों में ये 2% नहीं देता था, तो इन दोनों प्रतिशतों को अगर अलग अलग, 100 का सामान 120 का लिखा, 108%, मतलब 8 का लाभ कमाया हो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुआ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज के लिए क्या है मामला? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, ये बात आपको याद रखनी। मतलब जो एसआई है वो क्या होता है? प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है? समान। मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है?
1800 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना हो जाएगा 1800/2, मतलब जो ब्याज हो जाएगा 1 साल का वो हो जाएगा। ठीक है। अब यहां मैंने कई वाले सवालों में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 वर्ष का मामला हो तो एसआई और सीआई कुछ इस तरीके से चलता। देखिए ये होता है हमारा मूलधन, 1 साल का ब्याज ये, 1 साल का ब्याज ये दोनों मिला करके ये दोनों जो होते हैं ये हिस्सा जो होता है ये क्या कहलाता है, ये हिस्सा जो होता है ये कहलाता है एसआई। और इसी के आगे अगर एक चीज मैं और जोड़ दूं, मतलब इसको कर दूं, तो अब ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा सफेद वाला ये कहलाता है क्या। अब ये जो हमारा बना हुआ है ये इसका ब्याज है और ये इसका ब्याज है। अब अगर हम फिगर पे जाएं तो यहां पर हमारा मामला क्या बनेगा, यहां पर हमारा मामला कुछ ऐसा बनेगा कि 900 रुपए 1 साल का, फिर 900 रुपए दूसरे साल का। अब इस 900 रुपए का 6%, 900 रुपए का कितने परसेंट, 6% आप अलग से निकाल दीजिए। 900 गुणे 6/100, 0 0 कैंसिल, 9 छक्का 54। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 900 रुपए की वैल्यू अगर 100% है तो 1% की वैल्यू 9, तो 6% की वैल्यू 54। मतलब ये कहानी कितनी हो गई 54। मतलब अब जो आपका सीआई बना वो कितना हो जाएगा 1854 रुपए। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पर सवाल देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, जबकि सवाल लगाने में है कुछ नहीं। देखिए जैसे बोला 1800 का मामला है, मतलब 1 साल का 900, बस उसी का ब्याज निकालना है और उसका ब्याज कितना आ जाएगा 54, मतलब वही 54 रुपए बढ़ जाएंगे। अब अगर यही मामला मान लीजिए ये 2 साल का है, इसको आप लोग खींच लीजिएगा। मैं अब बात कर लेता हूं 3 साल की। देखिए अगर यही चीज 3 वर्ष के लिए रहती तब मामला क्या रहता, मूलधन यहां पे होता है, ये हो जाता 3 साल, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है और थर्ड ईयर। ठीक है। अब ये वाला मामला क्या हो जाता 1 2 3, और ये वाला मामला क्या हो जाता। अब अगर मेरे को ये पता होती तो देखिए अब ये 900 है तो ये भी 900 होगा, ये भी 900 होगा, ये 54 होगा, ये 54 होगा, ये 54 होगा, और ये वाला जो हिस्सा वो इसका ब्याज होगा। मतलब 54 का भी मुझे कितना निकालना पड़ता 6%। तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 2 32, 3.24 आ जाता। मतलब इसी सवाल में अगर मेरे से पूछ लिया गया होता कि उसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, तो फिर मैं क्या करता 900 900 900, 54 यहाँ निकला था तो 54 54 54, और 54 का 6% मतलब कितना हो जाता 3.24, तो 9 तिरिक 27, 50 150 162, 2862, और ये 3.24 मतलब 2865.24 रुपए क्या हो जाते हैं इसकी 3 साल की चक्र। तो जब कभी भी सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला मामला है तो 2 साल और 3 साल के लिए आप इस फिगर को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, क्यू से पी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। गया आया दूरी समान है, और जब 2 दूरियां समान होती हैं तब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ नहीं, 2ab/a + b, और a की वैल्यू यहाँ 10 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पर 12 है। बस आप सवाल को लगा दीजिए। अब क्या करेंगे 2 × 10 × 12 बटे 10⁻12, मतलब 2 × 10 × 12 बटे कितना हो जाएगा 22, ये 11, मतलब 120/11। इसी में दिया है क्या, में ही दिया हुआ है। वैसे हल करते तो 10 सही 10/11 आ जाता। यही आपके सवाल का जवाब है, सवाल में कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20%, लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा 10:3। डायरेक्ट मैंने क्यों बोला, देखिए अगर मैं बात करूं लड़कों की तो ये कितने हैं 100, तो इसका जो 20% होगा
ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 20%, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और ये 20% बराबर कितना है, 2/3 ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 3/2, 2×20, 10×30, ये 30% हो गई। अब आपसे जो पूछ रहा था बॉयज इज टू गर्ल्स, तो ये कितनी है 100 और ये कितनी है 30, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर कितना 10:8 दिया ये। तो इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं लगाने के लिए, ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 500 और 8000 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, बस आप कुछ मत करिए। क्या करेंगे, 500 और गुणे कितना है 8000। अब देखिए 3 2 5 जीरो है, मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक जीरो को छोड़ देता हूं, ये मैं 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो, तो 4 जीरो का 2 जीरो बाहर। अब अंदर कितना बचा, 50 में 8, मतलब 100, और अंदर कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, तो 100 गुणे 20, मतलब उत्तर हो जाएगा 2000। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, या तो फिर आप गुणा करके निकाल दो, 8 पंचे 40, ऐसे भी कर सकते थे। देखिए अगर मैं इसको करता तो 8 पंचे 40, 2 इसके और 3 इसके। अब देखिए 3 कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और 4 का 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, ये लग गया। ऐसे भी लगा सकते थे, जैसी मर्जी आए। वर्गमूल निकालना तो बहुत छोटी संख्या है, बहुत ही आसान है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी कितनी होगी। यहां पर जब अपन धारा किसी भी नदी में चलते हैं, एक जगह तक जाते हैं और फिर सेम में वापस आते हैं, तो एक बार आदमी धारा की दिशा में जाता है और एक बार धारा के विपरीत रहता। हो सकता है जाते में विपरीत में रहे, हो सकता आते में विपरीत रहे, लेकिन एक बार वो धारा की दिशा में रहेगा और एक बार वो धारा के विपरीत रहेगा। अब यहाँ पे सवाल लगाने का तरीका, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नाव की चाल को कितना मान लेता हूँ, नाव की चाल बराबर कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, जो धारा की चाल है, धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा y किलोमीटर। ये तो हो गया। अब आपको दिया क्या है, टाइम। इसमें कुल मिलाकर के 3 तरह के सवाल बनते हैं। कैसे कैसे सवाल, देखिए अगर डी है तो एक बार धारा की दिशा में और एक बार धारा के विपरीत, और टोटल टाइम कितना लग रहा है टी। इस फॉर्मूले को अगर मैं छोटा करूं तो कुछ ये ऐसे भी हो सकता है, डी इंटू 2x बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस, ये है सवाल वास्तव। अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 3, और t की वैल्यू कितनी है 3। आप इसमें पुट कर दीजिए, तो d बराबर कितना हो जाएगा, अगर d बस की वैल्यू निकालनी हो तो कितना हो जाएगा 3, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल, अच्छा हम 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 बटे 2, 27 बटे 2, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 13.5 है। क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ हो गई, समय 3 घंटे का लग रहा है, ठीक है। अच्छा हम 36 माइनस 9, ये भी ठीक है, 3 गुणे 2x, ये भी ठीक है। क्या लफड़ा है, 27 बटे 2, अच्छा हम 36, 6 3 9, 9 त्रिक 27, मामला तो पूरे तरीके से क्लियर है। देखिए टी को अगर मैं बाहर रखूं, 1/9 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा 9, 1 धन 3, डी बराबर हो जाएगा
9/4 गुणे 3, 27/4, 4 छंग 24, 6.75 आएगा। यहां क्या गड़बड़ हो रही है? टी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये और ये कैंसिल, 2x एक्स एक्स। क्या गड़बड़ की मैंने? देखिए छोटी छोटी गलतियां हैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6, तो 3 दूनी 6, 4, 27/4, उत्तर हो जाएगा 6.75 किलोमीटर। देखिए यहां पर यह फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बस, ये वाला। अब इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें अब आपको दो चीजें, देखिए कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और ये 4। 3 को देकर के वो कोई भी, यहां पे दूरी पूछा हुआ है, किसी में समय पूछ सकता है, किसी में नाव की चाल पूछ सकता है, किसी में धारा की चाल पूछ सकता है। मतलब 4 आपके 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 में से वो 3 को देगा और 1 को पूछेगा। ठीक है। हाँ, सवाल लगाते समय ये वाली गलती जरूर मत करिएगा कि यहाँ पर x की जगह मैंने y की वैल्यू को पेस्ट कर दिया था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार x% की क्रमिक छूट देता है, जिससे कोई लाभ या हानि ना हो, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, मामला प्रॉफिट एंड लॉस का है। बढ़िया सवाल कहा जाएगा। बढ़िया सवाल इसलिए कहा जाएगा कि सवाल को 2 स्टेप में लगाना है। देखिए 15 की छूट, छूट हमेशा किस पर मिलती है, ये भी आप याद रखिएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य मतलब एमपी पर मिलती है। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी पर होता है। ये आपका मामला है। अब आप देखिए 15 की छूट, 15 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया? 85 का। 8 का लाभ मतलब मामला कितने का हो गया? 108 का। मतलब MP इज टू CP बराबर कितना है? 108 अनुपाते। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य था 85 रुपए, उसको अंकित कितना किया गया है? 108 रुपए। अब 15 की छूट दी गई है। छूट किस पर दी गई है? अंकित मूल्य पर। 15 की छूट दी गई है, इसका मतलब सामान बेचा कितने में गया है? 0.85 में, या 85/100 में, या 17/20। ठीक है, मतलब 108 गुणे 17/20। जीरो ये लगा दिया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 17 चौके 68 की 8 हासिल है 6, 17 पना 85 और 6 91। मतलब जो इसका एसपी है वो कितना है? 91.8। ये अभी भी कितना है? 85। अब यहां देखिए इसको लाभ कितने का हो रहा है? 6.8 का। सवाल आपको ये बोला कि यही 6.8 रुपए उसको कम कर ले। अब ये 6.8 की चूंकि क्रमिक छूट का मामला है, तो ये 6.8 की छूट किस पर मिलेगी? 91.8 पर। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6.8 बटे 91.8 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। ये दशमलव कैंसिल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 68 100 में मुझे भाग काहे का देना है? 918 का। ठीक है, 9 सत्ते 63, 7 कम 7, 7 अठे 56, 7 कम 7 5 12, 9 सत्ते 63 और 1 64। 10 में से 6 चला गया 4, 9 में से 2 चला गया 7, 7 में से 4 चला गया दशमलव, 3240। 9 तिरिक 27, 9 चौके 36। मतलब लगभग कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 7.3% दिया है क्या? ये हो जाएगा आपका उत्तर 7.4। 3 के बाद आगे जाएगा तो
7.8 या 7.6 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सवाल लगाने के लिए आपको केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य में 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के बैग से 450 अधिक है। देखिए 11 और ये कौन है, बैग, और ये क्या है, जूता। इनके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का, और सवाल में अंतर कितने का दिख रहा है, 450 का। मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 225। जूते का मूल्य पूछा गया है, बस 225 गुणे 9, 200 नहीं है 1800 और 25 नहीं है 225, 2025 रुपए इसका उत्तर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल में कुछ है ही नहीं, रेशियो का बहुत ही बेसिक सवाल है, शायद रेशियो स्टार्ट करते समय ही इस तरह के सवाल बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। समय की बात हो रही है, तो समय और अनुपात, अब अगर आप चाहो तो समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसा कर लो। मतलब यह हुआ यदि वह तीनों एक साथ काम करते हुए इसे 53 घंटे में पूरा करें तो संजीव द्वारा देखिए अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना, अजीत अरुण से 2 गुना समय लेता है, 2 गुना, मतलब ये 2:1, ये क्या है, टाइम है, तो 1:2, ये क्या हो जाएगा, और संजीव से 3 गुना, मतलब अजीत जब संजीव के साथ काम कर रहा है तो 3 गुना समय लेता, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 1:3। क्यों, क्योंकि समान काम के लिए समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, अजीत है। तो अब आप देख लीजिए अजीत 1, अरुण 2, और ये संजीव कितना, 3। यहां आप देख लीजिए ये हो गया अजीत, ये हो गया अरुण, और ये हो गया संजीव। ठीक है, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। अजीत की इफिशियंसी कितनी है, 1, अरुण की इफिशियंसी कितनी है, 2, और संजीव की इफिशियंसी कितनी है, 3। अब आपको बोला तीनों एक साथ, मतलब अजीत प्लस अरुण प्लस संजीव, ये तीनों एक साथ करेंगे तो 3 2 5 1 6, कितने घंटे में लगा रहा है, 53 घंटे में लगा रहा है। तो संजीव इसको पूरा कितने, तो वर्क बराबर आपका कितना हो गया, वर्क बराबर हो गया 53 गुणे 6। तो अब संजीव के लिए जो टाइम निकलेगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 53 गुणे 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 53 दूनी 106। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बस ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। कभी भी एक बात याद रखिए कि अगर कार्य समान है तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा ही होगा, हमेशा के लिए, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमने इफिशियंसी को उठाया क्यों, क्योंकि सवाल में जो आपको जो घंटा दिया गया था, जो टाइम दिया गया था, वो किसका बोल रहा था, तीनों एक साथ का। मतलब मुझे तीनों की एक साथ क्या चाहिए होगी, क्षमता चाहिए होगी, और क्षमता कितनी निकल गई है, 6। समय कितना लग रहा है, 53, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 53 गुणे 6। तो जब वर्क 53 गुणे 6 है सभी के लिए, तो संजीव की जो क्षमता वो 3 है, तो 53 गुणे 6 बटे 3। वैसे भी आप ये समझ सकते हो कि ये 6 है, ये 3 है, मतलब इसके आधे समय में जो है काम होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है, 1 महीने में अपना भार 80 केजी से 72 केजी कम कर लेता है। क्या सवाल पूछ रहा है, 80 से 72, 80 से 72 कितने की कमी हुई है, 8 की। और जो कमी प्रतिशत है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, मूल मान पर। तो 8 बटे 80 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, उत्तर कितना, 10%। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत भी परसेंटेज का अच्छा नॉलेज है तो इस सवाल में वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। ये सवाल तो करने लायक नहीं, केवल टिक करने के लायक है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 4% की कमी हो रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, पहले की दिया हुआ है, बाद की पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए 4%, 4% का मतलब कितना होता है, 1/25, मतलब
जनसंख्या 25 से कितनी हो रही है 24, और 2 साल का मामला है इतनी हो जाएगी। मतलब 625 से 2400 का मतलब हुआ 576। ये आपका मामला है। अब यदि जनसंख्या 4% की कमी हो रही तो बढ़ती है। 625 की जो वैल्यू है, 625 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 2,60,000। अब देखिए इसको अगर मैं काटूंगा 2,60,000, इसको अगर मैं काटूंगा तो 25, ये 25 गुणे 25 है, एक 25 से कटेगा तो ये 4 बचेगा, दूसरे 25 से कटेगा तो फिर ये 4 बचेगा। मतलब ये बचा आपका मामला। बस इसमें उठा करके आपको इसी का गुणा कर देना है, 26 गुणे 4 गुणे 4। अब आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल हमारे इकाई अंक से ही हमको मामला हट मिल जाए। 4 चौके 16, 6 छाम 36, छाम 36, मतलब ये और ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते, यही दोनों होंगे। अब 2,60,000 से 1,93,000 ये तो हो नहीं सकती, उत्तर तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं गुणा करके भी। 4 चौके 16 और ये कितनी है 26 और ये कितनी है 576। ये गुणा करना है आपको, ये गुणा करना है। 26 छक्के 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 26 पंचे 130, जोड़ेंगे 6, 15 2 17 की 7 हासिल आई 1, 18 1 19, 19 और 30 49 और 1। इसमें 16 का गुणा, 16 छक्के 96 की 6 हासिल आई 9, 16 सत्ते 112 और 9 121 की 1 हासिल आई 12, 16 नहीं है 144 और 12 156 की 6 हासिल आई 15, 16 चौके 64, 64 और 15 64 5 69 10 79 की 9 हासिल आई 7 और 16 1 कम 16 और 7 23, 2 29 616, 2 29 616। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी दिमाग देखिए, यहाँ पे क्या था, हम इकाई अंक के आधार पे अगर देखें तो हमारा इकाई अंक 6 है, तो जीरो वाला तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखिए कमी केवल 4% की, जनसंख्या 2,60,000 है, तो 1,39,000 होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि 1,39,000 बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो जब इतना लंबा डिफरेंस है मतलब उत्तर तो मुझे देख के ही पता लग गया था कि ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन आप चाहो तो इसको गुणा करके भी कर सकते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, माता पिता सहित परिवार के बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 4 वर्ष है। तो पिता की आयु ज्ञात करें। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं इन दोनों बच्चों की, देखिए माता पिता की, इसको मैं मदर बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ मदर, इसको बोल देता हूँ फादर। दोनों बच्चों को, एक को मैं मान लेता हूँ एक्स और एक को मैं मान लेता हूँ वाई। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों ही बच्चों का जो योग होगा, ये 2 लोग हैं तो 12 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब फादर प्लस मदर प्लस एक्स प्लस वाई, ये बराबर कितना है, कितना दिया हुआ है 30 साल। 30 साल कितने लोगों का, 4 लोगों का है, मतलब ये कितना है 1। अब आप देखिए फादर प्लस मदर बराबर, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, कितना निकाला पढ़ने 24, मतलब 120 माइनस 24 मतलब ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब पिता की आयु ज्ञात करनी है, तो पिता की आयु जो है वो माता जी से 4 साल बड़ी है। चाहे आप इसको ऐसे लगा दो, माता जी से 4 साल बड़ी है, तो ये 96 हो गया, मतलब 2m बराबर हो जाएगा। यह एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे नहीं लगाते, दोनों के बीच का अंतर कितने साल है, कितने साल है 4 साल। मतलब जो फादर की आयु है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और मदर की निकालोगे तो दोनों को घटा के 2 का भाग। 96 400 बटे 2 मतलब पिता की उम्र है 50 साल। 96 4 कितना हो जाएगा 92, 92 बटे 2, 92 बटे 2 मतलब इनकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 2, 6 में से 4 गया 2, 92, 2 चौके 8, 2 छक्के 40। ठीक है, जिसका पूछा है उसका दे दीजिए। पिता की आयु ज्ञात करना है, पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष। यहां पर एवरेज के सवालों में, अब यहां पर आप देखिए 2 लोगों की औसत आई थी, तो जो योग होता है
योग बराबर होता है औसत और गुणे संख्या। यह तरीका है सवाल लगाने का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? 13वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है? दो अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। अंत कहां पे होता है? 99 पर, क्योंकि उसके बाद 100 कितने अंक की हो जाती है? 3 अंक की। तो अगर मैं दो अंकों की संख्याओं की बात करूं, दो अंकों की, तो इनकी शुरुआत होती है 10 से लेकर के 99 तक। अब देखिए, चूंकि 6 का मामला बहुत इजी है, पहली संख्या कौन सी रहेगी जो इससे कटेगी? 12। और लास्ट संख्या कौन सी रहेगी जो इससे कटेगी? 16। अब यहाँ पे अगर ज्यादा दिक्कत आए तो इसको लगाते कैसे देख लीजिए। 6 कम 6, 10 में से 6 चला गया 4, 10 में से 6 चला गया 4, मतलब या तो इसमें जो है 10 4, 10 में से 4 को घटा दो, और या तो 6 - 4 बराबर कितना? 2। या तो 4 घटाओ या तो 2 जोड़ो, तो ये 6 से कट जाएगी। तो 2 जोड़ो तो 10 2 12। ठीक है, ऐसे ही निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए 99 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 16 छक्के 96, यहाँ कितना बच रहा? 3। या तो 3 घटा दो या तो 3 जोड़ दो। 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 96। अब यहाँ तो आप तुरंत बता सकते हो 6 दूनी 12 है, 16 छक्के 96 है, मतलब संख्याएं कितनी है? 15। लेकिन तरीका क्या है उसका? तरीका ये है कि आप 96 में से 12 को घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 6 का भाग दे दीजिए। अब देखिए 84 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो 6 1 कम 6, 2 24, 6 चौके 24, ये कट गया। 14 + 1 मतलब टोटल कितनी संख्याएं रहेंगी? 15। अब ये 1 क्यों जोड़ते हैं? देखिए 1 इसलिए कि जब हम 12 से 96 के बीच की संख्याएं निकालते हैं तो उसमें 12 की काउंटिंग नहीं हो पाती। तो 12 की काउंटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको प्लस कर देते हैं। यहां पर तो सवाल बहुत इजी था। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? इस तरीके से, सबसे छोटी में भाग दे लो, सबसे बड़ी में भाग दे लो। उत्तर आपके सामने है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 40% की छूट दी, विक्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपए। 40 की छूट दी, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, छूट दे दी, मतलब 5 का सामान कितने में बेच दिया? 3 में। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000, मतलब ये कितना है? 200। बस यहाँ पे 200 का गुणा मार दो, उत्तर कितना हो जाएगा? 600 रुपए। ठीक है, वैसे भी 1000 रुपए का 1%, 40% की छूट, मतलब सामान 60% में बिका, और 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू हो जाएगी इसमें 10, तो 60% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 600 रुपए। इसको आप ऐसे कह लीजिए 100 का 60 तो 1000 का 600। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो इसमें आपको फॉर्मूले में लिखवा देता हूं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है? πr। व्यास मतलब d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 28, मतलब r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14। अब अगर मैं r की वैल्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? l की। कुछ करना ही नहीं है, मतलब सवाल में आप खुद देखिए क्या दिया हुआ है? πr/l बराबर हमको 1100 दिया हुआ है। तो ये 22/7 गुणे 14 गुणे l बराबर कितना हो जाएगा? 1100, मतलब l बराबर ये 7 दूनी 14, तो l बराबर कितना हो जाएगा? 1100/44। ये कितना? 100। 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा? उत्तर कितना आ जाएगा? 25 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, आप चाहते तो यहां भी काट सकते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। समान बिंदु से 6 बजे शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड का समय लेते हैं। फिर से आरंभिक बिंदु पर वो किस समय पर मिलेंगे? अब आप देख लीजिए कितना ले रहा है? 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड। तो मिलने में लगा टाइम कितने का हो जाएगा? मिलने में लगा समय जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? 12, 15 और 24 का इनका क्या लेना है हमें? एलसीएम।
अब देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 तिहाई 12, ये तो इसी के अंदर है 15, 5 और चाहिए, मतलब एलसीएम कितना हो गया 120 सेकंड, या मैं इसको 2 मिनट भी बोल सकता हूँ, 120 सेकंड या 2 मिनट भी बोल सकता हूँ। ये कै बजे मिले हैं, 6 बजे। तो अब कितने बजे मिलेंगे, 6:02 पर, फिर कब मिलेंगे 6:04 पर, फिर कब मिलेंगे 6:06 पर। अब आप देख लीजिए 6:02 30 6:03 कुछ दिया ही नहीं है, यही उत्तर है। 6 बजे के बाद कब मिलेंगे, 6:02 पर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अमित एक कार्य को 120 दिनों में, अमित और सेजल उसे 72 दिनों में एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। दिनों की अनुमानित संख्या इसमें, दिनों की अनुमानित संख्या जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा कर लेगा। अब शेष कार्य निकालना है तो सबसे पहले तो आपको शेष कार्य ही निकालना पड़ेगा। देखिए अमित इसको कितने दिनों में कर रहा है 120 में, और अमित प्लस सेजल कितने दिनों में कर रहे हैं 72 में। ये आपका टाइम है 120 और 72, 12 दहम 120, 24 पंचे 120, 24 तिहाई 120 तिहाई 360, मतलब इसका एलसीएम तो 360 है। तो इफिशियंसी इसकी 3 है, इसकी 5 है, मतलब जो सेजल की होगी तो सेजल की कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है एक साथ काम शुरू किया, सेजल ने 20 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। तो अब 20 दिन का काम होगा कितना भाई, 20 दिन का काम दोनों ही मिलके कर रहे थे, इन्होंने दोनों ने मिलके 20 दिन किया है। तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 20 बराबर कितना, तो शेष कितना है, शेष काम था 360 माइनस 100 बराबर कितना है। अब ये शेष काम करवाना किससे है, अमित से कराना है, तो अमित से कराना है तो करा दीजिए। 260, अमित करता कितना काम है, 3 काम, मतलब कितने दिन लगेगा, अनुमानित संख्या पूछा, ठीक है। 3 अठे 24, 2 2 3 छके 18, 46.67 दिन। अब 86.67 मतलब कितने दिन हो जाएंगे ये, 87 दिन। अनुमानित संख्या पूछ रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बहुत चक्कर रह गया कि यहां पर तो दशमलव में आ रहा, भैया यहां तो दशमलव दिया ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। 80 प्रत्येक की दर से 50 पुस्तकें, 60 प्रत्येक की दर से 46 कलम, 30 प्रत्येक की दर से 60 पेंसिलें खरीदते हैं। सभी स्टेशनरी वस्तुओं के औसत मूल्य की गणना करें। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक औसत मूल्य में आपको इस तरह के सवाल 2 स्थितियों पर मिलते थे, मतलब 2 चीजें होती थी, यहाँ 3 चीज, ठीक है, कोई बात नहीं। संख्या को आप रेशियो में ले सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या है, कीमत लिख लेते हैं। देखिए कीमत कितनी कितनी है, 80 रुपए। ये किसकी है, पुस्तक, ठीक है। 60 रुपए ये किसके लिए है, कलम, ठीक है। और फिर क्या है, 30 रुपया ये किसके लिए है, पेंसिल, ठीक है। और जो संख्या है, संख्या कितनी कितनी है, 50, 46 और कितनी पेंसिलें हैं। इनको तो अपन किस में ले सकते हैं, रेशियो में। ये 25, ये 23 और ये। अब आप इसमें देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना ये चाहिए कि जो सबसे लोअर वाला है उसी को हम मान लेते हैं कि ये इसका औसत मूल्य है, सभी स्टेशनरी वस्तुओं के औसत मूल्य। तो सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है भाई, ये वाला सबसे कम है। तो मैं ये मान लेता हूं कि 30 रुपए सभी की कीमत है। अब प्लस देखिए ये कितनी वृद्धि हो रही है, 30 की, कितने में, 23 संख्याओं में। यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की, कितनी संख्याओं में, 25 वस्तुओं पर, सॉरी ये गुण है,
बटे ये बटेगा सब में, तो 25, 23, 48 और 30। ये आपका बेसिकली सवाल है। अब आप देख लीजिए इसको। वैसे मैं अगर चाहूं तो जब कभी भी ऐसे 3 का मामला है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको मना लेकर के आप अगर बीच वाले को लें, मतलब मैं इसको भी ले लूं 60 को, यहां अगर मैं इसको 60 रुपए ले लेता तो यहां देखिए 20 ज्यादा है 25 का, मतलब 20 गुणे 25 और माइनस यहाँ 30 कम है 30 का, तो 30 गुणे 30 और बटे कितना हो जाएगा। अब यहां पर मामला आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया, ठीक है, ये इजी हो गया। देखिए 30 या 90 और 25 दूनी 50, मतलब ये कितना बचेगा 60, माइनस माइनस वाला ज्यादा है तो ये 400 बटे कितना 78। ठीक है, 80 होता 2 बढ़ाना है तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, 8 पंचे 40, 60 माइनस 60 से कम कौन सा है भाई, ये वाला होना चाहिए। देखिए 400 में 5 बार तो जाएगा ही, 5 अठे 40, 39, 10 दशमलव 100, 78 है कम 78, 22, मतलब 60 माइनस 5.1, तो 60 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 54, 54.9 रुपए के आसपास आना चाहिए। ठीक है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो यहां मैं आपको ये बोल रहा था जब कभी भी 3 वस्तुओं का मामला हो, अभी तक आप 2 का लगा रहे थे, छोटे से भी आप निकाल सकते हो, बड़े से भी निकाल तो किसी से भी सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन को कम करना है, अगर 3 सामानों की बात है तो वह बेहतर यह है कि आप हमेशा उस कीमत को उठाइए जो कीमत कहां पर है, बीच में, जो कीमत कहां पर है, बीच में है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक लड़का एक खिलौना कार, एक लड़का एक खिलौना कार 650 में खरीदता है और 750 में बेच देता है। लाभ प्रतिशत देखिए, खरीदा कितने में 650 में, बेच कितने में दिया 750 में, लाभ कितना कमाया 100, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा 100 बटे 650 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 13 तो 200 बटे 13, 200 बटे 13, 13 कम 13 7, 13 पचे 65, 5 13 चौके 52, लगभग 15.4% के आसपास आ रहा है। यह है आपका उत्तर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि एक बेलन का स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अगर मैं बात करूं बेलन की, तो बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और जो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ये कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस, ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसकी वैल्यू अब आप खुद इसमें देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर मैं इन दोनों का भाग दे दूं तो मुझे मिलेगा क्या, एच एच कट जाएगा, मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू को अगर मैं यहां पेस्ट कर दूंगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर आर एच अगर मैं करूंगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब और यहां पर कितना है ये कितना है 924 और ये कितना है 200। अब अगर मैं इसको हल करूं तो कहां से कट जाएगा, ये 4 से तो दोनों ही कट रहे हैं, 4 छांग 24, 4 छांग 24, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 4 एकम 4, 11 छके 66, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 दूनी 6, 3 21, मतलब ये कितना हो गया 7/2। ये 2 यहाँ पे बचा हुआ है तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, ये आर डायरेक्ट मिल गया। अब यहां पर अगर मैं रख दूंगा तो मुझे एच मिल जाएगा, मतलब यहां पर वैल्यू है 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे एच बराबर 264 है। 7 से 7 कैंसिल, 22 एकम 22, 22 दूनी 44,
2 छक्के 12, मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो जब h की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यहां पर आप इसको पेस्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है 7, h की वैल्यू कितनी है 6, 7 धन ये हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 6 दूनी 12, 22 मतलब 22 गुणे 12 और गुणे 13, ये 156 हो जाएगा। तो 22 गुणे 156, 22 छक्का 132 की 2 हासिल आई 13, 22 पंचे 110 और 13 143 की 3 हासिल आई 14, 22 कम 22 और 14 36, ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा पाई में दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है, तब तो और इजी कर दिया इसने, तब तो और इजी कर दिया, पाई में है उत्तर, पाई में है उत्तर, तो 2 गुणे पाई आप ऐसे ही रहने दो। आर कितना है 7, 6 धन 7। अब देखिए 7 दूनी 14 छंग 84, मतलब 84 गुणे 13 पाई, 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104, 104 और 5 109, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 1092। क्या गड़बड़ हो रहा है? हेलो, कहाँ गड़बड़ कर दिए? 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 बराबर 264, 22 कम 22, 22 दूनी 44, 2 छक्के 12, एच की वैल्यू 6 आ गई। आर की वैल्यू अगर देखें, आर की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। ये 6 में क्यों गुणा कर रहा हूं, कोई जरूरत ही नहीं है, ये था सवाल। देखिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती, 7 दूनी 14, 13 14, 13 चौके 52, 13 कम 13 और 5 18, 182, ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले सवाल, अच्छा है ही नहीं साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर में आपने देखा कि एडवांस मैथमेटिक्स मतलब मेंसुरेशन से बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए थे। कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत अच्छे पूछे गए। अब उन सवालों को कंपनसेट करने के लिए उसने 3-4 सवाल बिल्कुल हलवा दे दिए, जिनको आप देख करके उसके ऑप्शंस को टिक कर सकते। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस पेपर को कम समय में आप कैसे अटेम्प्ट कर सकें, ये आप सीख पाओ। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।